वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल अकाउंटिंग सर्कल। स्टूडेंट्स, आज वीडियो है फॉर क्लास 12th अकाउंटेंसी चैप्टर नंबर 2 वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। और वैल्यूएशन ऑफ गुडविल की ये 4th वीडियो है और यही हमारी इस चैप्टर की लास्ट वीडियो होगी। और स्टूडेंट्स, मेक श्योर कि आप इस चैप्टर के हर एक फॉर्मूले को अच्छे से समझ लें, अच्छे से याद कर लें और न्यूमेरिकल को सॉल्व करना सीख लें, क्योंकि आने वाले चैप्टर्स में ये जो गुडविल कंसेप्ट है ये हर न्यूमेरिकल का पार्ट जरूर होगा, चाहे वो लॉन्ग क्वेश्चन हो चाहे वो शॉर्ट क्वेश्चन हो। तो ये चैप्टर सिर्फ इसी चैप्टर तक रेस्ट्रिक्टेड नहीं है, ये आने वाले चैप्टर में भी आपके न्यूमेरिकल्स में लिंक जरूर होगा। तो आज जो हम टॉपिक समझेंगे वो लास्ट टॉपिक होगा, पास एडजस्टमेंट इन प्रॉफिट। यानी कि अभी हमने जो पिछली वीडियो में पढ़ा था वो पढ़ा था एडजस्टमेंट इन प्रॉफिट, यानी कि हमें अपने प्रॉफिट में कुछ एडजस्टमेंट करनी थी, चाहे वो एबनॉर्मल लॉस की थी, चाहे एबनॉर्मल गेन की थी, चाहे नॉन ट्रेडिंग इनकम या नॉन ट्रेडिंग लॉसेस की थी। आज हम बात करेंगे पास एडजस्टमेंट की, यानी कि हमारे जो प्रॉफिट कैलकुलेट हुए थे वो उन प्रॉफिट्स में कुछ एरर्स हो गई थी। ठीक है, अब उन एरर्स को हमें रेक्टिफाई करना है फॉर द वैल्यूएशन ऑफ आवर गुडविल। तो उसमें सबसे पहले जो बच्चों एरर आती है वो है अंडर या ओवर वैल्यूएशन ऑफ स्टॉक। यानी कि आपने क्लोजिंग स्टॉक का नाम सुना होगा। क्लोजिंग स्टॉक ईयर के एंड में कैलकुलेट होता है। जब फर्म ने प्रॉफिट कैलकुलेट किया था तो उस दौरान जो क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू फाइंड की गई थी वो क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू या तो अंडर वैल्यूड थी, यानी कि वैल्यू कम लगाई गई थी, या फिर ओवर वैल्यूड थी। ओवर वैल्यूड मतलब जितनी कीमत थी उससे ज्यादा प्राइस पे आपने क्लोजिंग स्टॉक को रिकॉर्ड कर लिया। तो क्लोजिंग स्टॉक को अगर आप कम या ज्यादा वैल्यू पे रिकॉर्ड करते हो तो आपके नेट प्रॉफिट में भी डायरेक्टली इफेक्ट पड़ता है। कैसे, देखते हैं। आप लोग जानते हैं हम लोग ट्रेडिंग अकाउंट बनाते हैं और उसी के साथ साथ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाए जाते हैं। ठीक है, तो क्लोजिंग स्टॉक की जो वैल्यू होती है वो आप ट्रेडिंग अकाउंट की किस साइड दिखाते हो? एग्जैक्टली क्रेडिट साइड दिखाते हैं, बाय क्लोजिंग स्टॉक। और उसी के बाद बच्चों आपका ग्रॉस प्रॉफिट भी आता है और वही ग्रॉस प्रॉफिट कहां ट्रांसफर हो जाता है? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। ठीक है, अब अगर आपने क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू ज्यादा कर दी है, सपोज दैट ये ओवर वैल्यूड है, यानी कि ओवर वैल्यूड का मतलब ये होगा कि आपकी कीमत जितनी थी आपने उससे ज्यादा कीमत पे यहां पे उसको रिकॉर्ड कर लिया। यानी कि आपकी स्टॉक की जो एक्चुअल वैल्यू थी वो थी मात्र 1,00,000 रुपए और आपने यहां पे इसको रिकॉर्ड कर लिया है 1,20,000 रुपए। तो ओवर वैल्यूड हो गया। तो अगर ये ओवर वैल्यूड होगा तो इससे आपका ग्रॉस प्रॉफिट भी ओवर हो जाएगा। कितने रुपए से? 20,000 रुपए से। अगर आपका ग्रॉस प्रॉफिट ओवर वैल्यूड हो जाएगा तो इससे तो आपका जो नेट प्रॉफिट होगा वो भी ओवर हो जाएगा 20,000 से। यानी कि आपने क्लोजिंग स्टॉक में चेंज किया, गलत एंट्री करी है, ओवर वैल्यूड किया है, तो आपका ग्रॉस प्रॉफिट भी ओवर वैल्यूड हो जाएगा। और आपका ग्रॉस प्रॉफिट ओवर वैल्यूड होगा तो आपका नेट प्रॉफिट भी ओवर वैल्यूड हो जाएगा, जो कि गलत है। तो अगर आपका क्लोजिंग स्टॉक ओवर वैल्यूड है और आपका प्रॉफिट भी ज्यादा हो गया है तो ये प्रॉफिट गलत है ना, 20,000 रुपए से ज्यादा है। तो अगर प्रॉफिट 20,000 रुपए से आपने ज्यादा कर दिया है बाय एरर तो आपको अपना प्रॉफिट कम करना होगा। तो आप अपने प्रॉफिट में से 20,000 रुपए माइनस कर देंगे फॉर दैट पर्टिकुलर ईयर इन विच क्लोजिंग स्टॉक इज ओवर वैल्यूड। यानी कि अगर ये क्लोजिंग स्टॉक 2019 का है तो प्रॉफिट भी कौन से ईयर का हो जाएगा? 2019 का हो जाएगा। तो इसको हम थोड़ा एक्सप्लोर करते हैं अभी। तो इसको एक एग्जांपल से समझाता हूं। एग्जांपल है, ईयर दिए हैं आपको 3 और उन 3 इयर्स के आपको प्रॉफिट भी दिए हुए हैं। ठीक है, पहले एडजस्टमेंट पढ़ते हैं। क्लोजिंग स्टॉक ऑफ 2019 वाज ओवर वैल्यूड बाय 10,000। कौन से ईयर का प्रॉफिट? 2019 का। तो बच्चों 2019 का प्रॉफिट अगर ओवर वैल्यूड हुआ होगा तो ग्रॉस प्रॉफिट भी ज्यादा आया होगा, ग्रॉस प्रॉफिट ज्यादा आया होगा तो नेट प्रॉफिट भी ज्यादा आया होगा। तो आपको उस नेट प्रॉफिट को क्या करना है? कम करना है। तो नेट प्रॉफिट कम कैसे होगा? उसमें से आप 10,000 रुपए माइनस कर देंगे। क्यों? क्योंकि ओवर वैल्यू हो गया था 10,000 रुपए से। तो ओवर वैल्यू के केस में क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू आपको क्या करनी होगी? कम करनी होगी। तो हमने यहाँ पे इसको माइनस कर दिया। लेकिन एक चीज ध्यान रखनी है कि इस एडजस्टमेंट का जो ट्रीटमेंट है वो 2 जगह जाएगा। यानी कि अगर आपने यहाँ पे इसको 2019 में माइनस किया है तो इसका इफेक्ट 2020 में भी जाएगा। क्यों जाएगा बताता हूं। जो 2019 का क्लोजिंग स्टॉक होगा वो 2020 का ओपनिंग स्टॉक भी तो होगा। तो अगर वो 2020 का ओपनिंग स्टॉक होगा तो क्लोजिंग स्टॉक जिस तरह से 2019 में ओवर वैल्यूड हो गया है तो 2020 में ओपनिंग स्टॉक भी ओवर वैल्यूड हो गया होगा।
तो क्लोजिंग स्टॉक के ओवर वैल्यूड होने से आपका ग्रॉस प्रॉफिट कम आएगा, नेट प्रॉफिट भी कम आएगा। तो इसलिए नेक्स्ट ईयर में ही उस अमाउंट को आप क्या कर दोगे, प्लस कर दोगे। तो देखा जाए तो टोटलिटी में तो कोई फर्क नहीं पड़ा, लेकिन 2019 का प्रॉफिट कम हो गया, 2020 का प्रॉफिट इंक्रीज हो गया। तो ये तो कौन सा केस था, ओवर वैल्यूड का। अब देखते हैं अंडर वैल्यूड। क्लोजिंग स्टॉक ऑफ 2020 was अंडर वैल्यूड बाय 15,000, यानी क्लोजिंग स्टॉक को आपने कम लगाया, उसकी वैल्यू कम रिकॉर्ड की है 2020 में। ठीक है, तो 2020 का प्रॉफिट क्या हुआ होगा, ग्रॉस प्रॉफिट कम आया होगा। ग्रॉस प्रॉफिट कम आया होगा तो नेट प्रॉफिट भी कम आया होगा, तो उस प्रॉफिट को इंक्रीज करना होगा ना। तो आप प्लस करोगे कौन से ईयर में, 2020 में। कितने रुपए से, 15,000 रुपए से। ठीक है, अब जो 2020 का क्लोजिंग स्टॉक होगा वो 2021 का भी ओपनिंग स्टॉक बन जाएगा। तो अगर वो 2020 में क्लोजिंग स्टॉक अंडर वैल्यूड है तो 2021 का ओपनिंग स्टॉक भी अंडर वैल्यूड होगा। तो स्टॉक अगर अंडर वैल्यूड होगा तो ग्रॉस प्रॉफिट ज्यादा आएगा, ग्रॉस प्रॉफिट ज्यादा आएगा तो नेट प्रॉफिट भी ज्यादा आएगा। तो उस नेट प्रॉफिट जो आपने ज्यादा रिकॉर्ड किया है उसको आपको कम करना है। तो आप इस 15,000 को अगले साल माइनस कर देंगे। तो ये था आपका ट्रीटमेंट ऑफ ओवर एंड अंडर वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक। ध्यान रहे इसका ट्रीटमेंट 2 ईयर में जाएगा। एक साल माइनस हो रहा है, दूसरे साल क्या हो रहा है, देखो प्लस हो रहा है। इधर प्लस हो रहा है, इधर किधर हो रहा है, माइनस हो रहा है। तो आपको बस लॉजिक लगाना है कि कब प्लस करना है और कब माइनस करना है। अब हम इसका एक न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे फ्रॉम योर टेक्स्ट बुक। तो इस पे बेस्ड एक न्यूमेरिकल सॉल्व कर लेते हैं और वो न्यूमेरिकल आपको आपकी स्क्रीन पे शो हो रहा होगा। Manbir and Nimrat are partners and they admit Anhar into partnership. It was agreed to value goodwill at 3-year purchase of weighted average profit. तो बच्चा इसमें हमें कौन सा मेथड फॉलो करना है, वेटेड एवरेज प्रॉफिट फॉलो करना है। और नंबर ऑफ परचेज ईयर कितने हैं, नंबर ऑफ परचेज ईयर 3 है। ठीक है, तो फॉर्मूला तो हमें अच्छे से याद है कि हमें क्या करना, पहले वेटेड एवरेज प्रॉफिट निकालेंगे, उसके बाद उसका एवरेज निकालेंगे, फिर उसके मल्टीप्लाई हम नंबर ऑफ परचेज ईयर से कर देंगे। तो हमें फॉर्मेट तो पता है, लेकिन हमें क्या करना है, अपने प्रॉफिट्स को पहले एडजस्ट करना है, उसके बाद ही हम गुडविल कैलकुलेट कर सकते हैं। तो आगे क्या लिखा पढ़ते हैं, प्रॉफिट मेथड टेकिंग प्रॉफिट्स ऑफ लास्ट 5 years, weight assigned to each years as 1, 2, 3, 4, 5 respectively to the profit for the year ended 15 to 2019. The profit for these years were 70,000, 1,40,000, 1,60,000 और 1,65,000। तो मैं पहले यहाँ प्रॉफिट लिख लेता हूं, ईयर 15, 16, 17, 18 एंड 19। तो प्रॉफिट कितने दिए हुए हैं, 70,000, 1 लाख, ठीक है, सॉरी 1,40,000, 1 लाख, देन 1,60,000 और 1,65,000। तो हमें ये प्रॉफिट दिए हुए हैं। ठीक है, अब हम पहले इन प्रॉफिट्स को एडजस्ट करेंगे, उसके बाद वेटेड एवरेज प्रॉफिट निकालेंगे। ठीक है, तो क्या एडजस्टमेंट दिए, देखो, स्क्रूटनी ऑफ बुक्स अकाउंट रिवील फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। नंबर 1, देयर वाज एन एबनॉर्मल लॉस ऑफ 20,000 इन ईयर एंडेड 2015, यानी कि 2015 31 मार्च में एबनॉर्मल लॉस था। तो याद करो, एबनॉर्मल लॉस को करना है हमें, प्लस करना है, लेकिन कौन से ईयर में, 15 में। अमाउंट कितना है एबनॉर्मल लॉस का, 20,000 है, तो हम इस 15 में इसको प्लस कर देंगे। ठीक है, उसके बाद बच्चों नेक्स्ट एडजस्टमेंट है, देयर वाज एन एबनॉर्मल गेन 30,000 इन द ईयर 31 मार्च 2016। अब एबनॉर्मल गेन है 30,000 का, कौन सी ईयर में, 2016 में। जैसे एबनॉर्मल लॉस को हमने क्या किया, प्लस किया, तो एबनॉर्मल गेन को क्या करेंगे, माइनस करेंगे। कौन से ईयर में, 16 में। ये तो आप बोलोगे सर हमने पहले सीख लिया था। अब बात करते हैं नेक्स्ट एडजस्टमेंट की, जो हमें अभी हमने रिसेंटली सीखी है। कौन सी है वो, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ 31 मार्च 2018 was overvalued by 10,000। तो क्लोजिंग स्टॉक क्या हो गया बच्चों, ओवर वैल्यूड हो गया। ठीक है, 10,000 से हो गया, कौन से ईयर में हो गया, 2018 में हो गया। ठीक है, तो अभी क्या पढ़ा था हमने, क्लोजिंग स्टॉक अगर ओवर वैल्यूड होगा तो हमें अपने प्रॉफिट को कम करना होगा। कौन से ईयर के, 2018 के। तो प्रॉफिट को हमने यहां से 10,000 से कम कर दिया। लेकिन ये क्लोजिंग स्टॉक आने वाले साल का क्या बन जाएगा, ओपनिंग स्टॉक बन जाएगा, तो उस साल के प्रॉफिट को भी तो कम कर देगा। तो अब उस ईयर हम क्या करेंगे, उस ईयर के प्रॉफिट में सेम अमाउंट हम प्लस कर देंगे।
ठीक है, तो इससे हमारे निकल जाएंगे एडजस्टेड प्रॉफिट। ये हो गया 90,000, ये हो गया 1,10,000, ये 1 लाख रहा अनचेंज था, ये 1,50,000 और ये 1,75,000। अब इसके बाद हम गुडविल कैलकुलेट करेंगे। तो एडजस्टेड प्रॉफिट निकालने के बाद अब हम गुडविल कैलकुलेट करेंगे। हमारे पास ईयर थे, हमने एडजस्टेड प्रॉफिट भी प्रीवियस सॉल्यूशन से ले लिए हैं। वेट्स उन्होंने बोला बच्चों 1 से लेकर 5 तक अलॉट करने हैं। तो यहाँ 1 2 3 4 5 जैसा कि पिछली वीडियो में हमने सीखा था। उसके बाद हम इन दोनों की मल्टीप्लाई कर देंगे। मल्टीप्लाई करने के बाद बच्चों इसका टोटल करेंगे और इसका टोटल करेंगे। उसके बाद हम निकालेंगे वेटेड एवरेज प्रॉफिट। और क्या फॉर्मूला था वेटेड एवरेज प्रॉफिट का? सिग्मा PW अपॉन में W, सिग्मा PW अपॉन में सिग्मा W। इसको इससे डिवाइड करोगे तो आपका वेटेड एवरेज प्रॉफिट आ जाएगा। फिर वेटेड एवरेज प्रॉफिट की मल्टीप्लाई करके हम गुडविल निकाल लेंगे। किससे? लेकिन नंबर ऑफ परचेज ईयर से। तो ये आपका सॉल्यूशन आपको खुद करना है और आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। तो पास एडजस्टमेंट में हम सेकंड एडजस्टमेंट पढ़ेंगे जो कि आखिरी एडजस्टमेंट होगी इस चैप्टर की। When purchase of fixed assets is treated as revenue expense। तो बच्चों आप अच्छे से जानते होंगे, आपने 11th क्लास में कैपिटल और रेवेन्यू के कंसेप्ट पढ़े होंगे। तो whenever a businessman purchases any fixed assets, it is treated as capital expenditure। वो कैपिटल एक्सपेंडिचर है, उसको आप अपनी बैलेंस शीट में शो करेंगे एसेट साइड में। लेकिन समहाउ किसी अकाउंटेंट ने क्या किया, जब उसने प्रॉफिट कैलकुलेट किया था तो उसने कैपिटल एक्सपेंस को क्या मान लिया था? रेवेन्यू एक्सपेंस मान लिया था। यानी कि उसने जो परचेज किया होगा, फॉर एग्जांपल परचेज की मशीन, परचेज ऑफ मशीन जो थी वो 10 लाख रुपए की थी। उस 10 लाख रुपए को उसने क्या कर लिया? एक्सपेंस मान लिया और उसे क्या कर लिया? उसे डिडक्ट कर लिया फ्रॉम नेट प्रॉफिट। उसने अपने नेट प्रॉफिट में से मशीन का जो एक्सपेंस था, यानी मशीन परचेज करने की जो वैल्यू थी, उसे अपने प्रॉफिट से माइनस कर लिया, जो कि एरर है, जो कि गलत है। जैसा बताया मैंने कि मशीन परचेज करने की जो वैल्यू होती है वो आप कहां शो करोगे? मशीन परचेज शो होती है बैलेंस शीट एसेट साइड में। लेकिन यहाँ पे अकाउंटेंट ने क्या कर दिया? परचेज ऑफ मशीन को किसमें से माइनस कर दिया? नेट प्रॉफिट में से। क्या मान के? रेवेन्यू एक्सपेंस मान के, जो कि बच्चों गलत है। तो आप क्या करोगे? माइनस कर दिया ना, तब क्या करोगे? उसको ऑब्वियस सी बात है प्लस करोगे। तब क्या करोगे? इसमें जो भी नेट प्रॉफिट होगा, जिस भी ईयर में बच्चों एरर होगी, उस नेट प्रॉफिट में प्लस कर दोगे जो भी परचेज थी। ठीक है, जो भी परचेज थी उसे आप क्या कर लोगे? वापस प्लस करोगे, क्योंकि आपने वो माइनस कर लिया था। अब आप परचेज प्लस करने के बाद एक चीज और ध्यान रखनी है कि क्या उस मशीन में डेप्रिसिएशन या उस एसेट्स में डेप्रिसिएशन लगना था? तो अगर डेप्रिसिएशन लगना था, वो डेप्रिसिएशन भी तो माइनस होगा। तो आप क्या करोगे? उसमें से आप डेप्रिसिएशन भी माइनस कर दोगे, यानी कि एसेट्स की वैल्यू तो प्लस करोगे, लेकिन उस मशीन या उस फिक्स्ड एसेट्स में लगने वाले डेप्रिसिएशन को भी क्या करोगे? माइनस कर दोगे। फॉर एग्जांपल अगर 2019, 2020, 2021 है, ठीक है, 2019 का प्रॉफिट 20 लाख मान लो, सॉरी 19 का 20 लाख, 2020 का 22 लाख मान लो और 21 का आप 23 लाख मान लो। तो 2019 में एरर हो गई। तो 2019 में जो एरर होगी बच्चों, मतलब उसने फिक्स्ड एसेट्स को मान लिया एक रेवेन्यू एक्सपेंस, तो आप वापस पहले प्लस कर दोगे वैल्यू ऑफ एसेट्स, ठीक है, और उसमें लगने वाला डेप्रिसिएशन माइनस कर दोगे, लेस डेप्रिसिएशन। तो डेप्रिसिएशन के बाद 2019 में लगेगा, उस डेप्रिसिएशन को बच्चों आपको आने वाले कंसेक्यूटिव ईयर्स में भी माइनस करना होगा, डिपेंडिंग द मेथड, वेदर इट इज स्ट्रेट लाइन मेथड और रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड। तो आपने यहाँ पे 2019 में डेप्रिसिएशन माइनस किया है, तो आप डेप्रिसिएशन 2020 में भी करेंगे, 2021 में भी करेंगे, और अगर आने वाले ईयर भी है तो उसमें भी डेप्रिसिएशन माइनस करते चलेंगे। तो जब भी आपको फिक्स्ड एसेट एज ए परचेज को आपने क्या मान लिया? एज ए रेवेन्यू मान लिया है, तो उसका ट्रीटमेंट इस तरह से होगा, उसका इफेक्ट आने वाले ईयर्स में भी पड़ेगा। तो चलते हैं, इसका भी एक न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं, और न्यूमेरिकल आपकी स्क्रीन पे शो हो रहा होगा। महेश एंड सुरेश आर पार्टनर्स, दे एडमिट नरेश इनटू पार्टनरशिप,
they agreed to value goodwill at 3 years purchase on weighted average profit method taking profit for last 5 years. They assigned weight 1 to 5 beginning जैसे कि पहले था. The profit for last 5 years were as follow. मैंने प्रॉफिट ऐसे लिख दिए हैं, ईयर भी लिया और इनके अमाउंट भी लिख लिए हैं. अभी हमारी एडजस्टमेंट है, हमारे पास 3 एडजस्टमेंट है बच्चों. मैं पहले क्या करूंगा, दूसरी और तीसरी एडजस्टमेंट समझाऊंगा, उसके बाद पहली एडजस्टमेंट समझाऊंगा. क्लोजिंग स्टॉक ऑफ 31 मार्च 18 यानी कि 2018 की बात कर रहा हूं. ठीक है, 2018 वॉज अंडर वैल्यूड बाय 50,000. तो अभी पढ़ा था हमने कि क्लोजिंग स्टॉक अगर अंडर वैल्यूड होगा तो आपका नेट प्रॉफिट क्या होगा, ग्रॉस प्रॉफिट कम आएगा और नेट प्रॉफिट भी कम आएगा. तो इसलिए हम क्या कर देंगे, उसको वापस प्लस कर देंगे. और अगर 18 में प्रॉफिट आपका कम हुआ होगा तो 19 में प्रॉफिट इंक्रीज हुआ होगा. तो हम इस बार इसको यहां से माइनस कर देंगे. यानी कि क्लोजिंग स्टॉक के ओवर वैल्यूएशन और अंडर वैल्यूएशन का इफेक्ट 2 इयर्स में पड़ता है. इस चीज को ध्यान रखना. फिर बच्चों तीसरी एडजस्टमेंट है, रेम्युनरेशन टू पार्टनर्स वाज कंसीडर्ड एज चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट एंड रेम्युनरेशन ऑफ 20,000 पर एनम ऑफ ईच पार्टनर वाज कंसीडर्ड एप्रोप्रिएट. अब हमें पार्टनर्स को रेम्युनरेशन भी देना 20,000 पर एनम. तो 20,000 एक पार्टनर को देना है. यहाँ पे भी 2 पार्टनर ओल्ड है और एक न्यू पार्टनर. तो हम न्यू पार्टनर को सैलरी देंगे, हम सिर्फ अभी एग्जिस्टिंग पार्टनर को सैलरी देंगे इंटू 2. तो 40,000 हो गया. तो याद करो हमने फॉर्मेट में क्या पढ़ा था कि जो रेम्युनरेशन होगा हमें एवरी ईयर्स प्रॉफिट में से उसे माइनस करना होगा. तो यहां से भी 40,000 माइनस करेंगे, यहां से भी, यानी कि हर साल में से इसको माइनस कर दिया जाएगा. अगर वो किसी पर्टिकुलर ईयर के लिए कहते हैं कि भाई 19 में माइनस करो, 17 में माइनस करो, तब उसमें माइनस करते. लेकिन इसमें ऐसा नहीं बताया, इसने बोल दिया ये चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट मानना है और हमें हर ईयर के प्रॉफिट में इसको माइनस करना है. अब आते हैं हमारी सबसे इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट पे. अ सेकंड हैंड मशीन परचेज फॉर ₹5 लाख ऑन जुलाई 17. अब जुलाई 17 कहाँ आएगा, कई बच्चे गलती करेंगे, उसको यहाँ दिखा देंगे 17 में, जो कि गलत है. बच्चों 2017 की जुलाई है वो 31 मार्च 18 में तो आएगी, क्योंकि ये कहां से स्टार्ट होगी, ये 1 अप्रैल 17 से स्टार्ट होके कहां एंड होगी, 31 मार्च 18 में. तो आपकी जो 1 जुलाई 17 है वो कहां आएगी, 18 में आएगी. ठीक है, तो इसकी ऐसी गलती मत करना. तो क्या किया उन्होंने, एंड 1 लाख वर स्पेंड टू मेक इट ऑपरेशनल. यानी कि उसको रिपेयर वगैरह में, उसको थोड़ा ऑपरेशन बनाने में और सही बनाने में हमने खर्च कर दिए 1 लाख रुपए. तो जो कॉस्ट थी बच्चों वो तो थी 5 लाख की, और जो रिपेयर थी वो थी एक तरह से 1 लाख की. ठीक है, वह रॉन्गली डेबिटेड टू रिपेयर्स अकाउंट. यानी कि जो रिपेयर जो आपने खर्च किया है 1 लाख रुपीस, ये 1 लाख रुपीस एक तरह का कैपिटल एक्सपेंडिचर है. याद करो 11th क्लास से पढ़ा होगा. जब कभी हम न्यू मशीन परचेस करते हैं या न्यू फिक्स्ड एसेट परचेस करते हैं तो उसमें होने वाले एक्सपेंस उस मशीन की कॉस्ट को इंक्रीज कर देते हैं. तो यहाँ पे 1 लाख रुपए इसमें प्लस होने थे, लेकिन उसने क्या कर दिया, उस 1 लाख को प्रॉफिट में से डेबिट कर दिया, यानी कि प्रॉफिट को कम कर दिया. तो हम क्या करेंगे, उस प्रॉफिट को प्लस कर देंगे, उस प्रॉफिट को इंक्रीज कर देंगे. तो कौन सी ईयर में करेंगे, 18 में, प्लस 1 लाख. ठीक है, तो यहां तक तुमने कर लिया. लेकिन ये बता रहा है मशीनरी इज डेप्रिशिएटेड एट 20% पर एनम ऑन WDV मेथड. रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड से डेप्रिशिएशन लगाना है, तो डेप्रिशिएशन यहां भी माइनस होगा और डेप्रिशिएशन यहां भी माइनस होगा. क्यों, क्योंकि यहां मशीन है तो यहां भी तो बची होगी ना. WDV में वैल्यू 0 तो वैसे भी नहीं होती है. तो हम इस ईयर में भी डेप्रिशिएशन माइनस करेंगे और इस ईयर में भी डेप्रिशिएशन माइनस करेंगे. कैसे, देखो, कॉस्ट ऑफ रिपेयर 1 लाख है, तो पहले इसमें डेप माइनस करेंगे. कौन से का माइनस करेंगे, 18 का, 31 मार्च 18. कितना होगा वो, 1 लाख का 20%, लेकिन कितना महीने का, वो होगा आपका 9 मंथ्स का, जो कि अप्रॉक्स 15,000 आएगा. तो इस साल तुमने 15,000 माइनस कर दिया. ठीक है, अब अगले साल में आप लगाना है. अगर ये WDV मेथड नहीं होता, SLM मेथड होता, तो 20% सीधा 1 लाख पे निकल जाता. लेकिन ये बच्चों WDV मेथड है, तो WDV कितने आ गए इसके भी फिलहाल, ये आ गए 85,000. तो नेक्स्ट ईयर का डैप किस पे लगेगा, नेक्स्ट ईयर का डैप 85,000 पे लगेगा. लेस डेप्रिसिएशन 31 मार्च 19, डायरेक्ट 20% निकाल लो, जो कि 17,000 आ जाएगा. तो हम यहाँ पे कितना माइनस कर देंगे, 17,000 माइनस कर देंगे. तो अब हमने सारी एडजस्टमेंट कर ली. तो आ गया समझ में आपको कि किस तरह से इस मशीनरी के एडजस्टमेंट को ट्रीट करना है. अब अपने प्लस माइनस कर लो.
ये आ जाएगा आपका 85,000, ये आ जाएगा 80,000, सॉरी 1 लाख, ये आ जाएगा आपका 80,000, ठीक है। ये आ जाएगा आपका 50, ये दोनों माइनस होंगे 55, इससे कट गया तो 1.5 लाख हो जाएगा। और ये 257, 17 यहाँ पे हमें माइनस करना है 2.5 लाख, ये भी आपका 240, 40, ये भी आपका एक तरह से 1.5 लाख ही आएगा, ठीक है। तो 17, 240, 2 हाँ 150, तो हमारे एडजस्टेड प्रॉफिट निकल गए। अब एडजस्टेड प्रॉफिट निकलने के बाद हमें गुडविल कैलकुलेट करनी है, तो चलते हैं इसको कंप्लीट कर लेते हैं। हमारे पास ईयर है, हमने एडजस्टेड प्रॉफिट भी नोट कर लिए हैं, और वेट हमें पता ही है कि जो प्रीवियस ईयर होता है उसको लोवेस्ट वेट देते हैं और जो लेटेस्ट ईयर होता है उसको हाईएस्ट वेट देते हैं। तो 1 2 3 4 5, उसके बाद फिर से वही अपना एवरेज प्रॉफिट की मल्टीप्लाई वेट से कर देना, यहाँ आपकी वैल्यू आ जाएंगी। फिर आप इसका सम कर लेना, सिग्मा PW और सिग्मा W। तो पहले आप वेटेड एवरेज प्रॉफिट निकालेंगे, कैसे? सिग्मा PW अपॉन में सिग्मा W, फिर आप गुडविल निकाल देना। क्या फॉर्मूला था गुडविल का? वेटेड एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ परचेज किए। कितना सिंपल था बच्चों। जो एडजस्टमेंट ऑफ प्रॉफिट मैंने किया है ये किसी भी क्वेश्चन में आ सकता है, चाहे वो सिंपल एवरेज प्रॉफिट हो, चाहे वो वेटेड एवरेज हो, चाहे कैपिटलाइजेशन हो, चाहे सुपर प्रॉफिट मेथड हो। यानी कि जब भी आपको एडजस्टमेंट दी होंगी तो पहले आपको क्या करना होगा, प्रॉफिट को एडजस्ट करना होगा, उसके बाद आपको फॉर्मुलेस लगाने होंगे। तो आई होप आपको ये कंसेप्ट भी समझ आया होगा। तो आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको किसी भी तरह की क्वेरी है या कोई भी क्वेश्चन में प्रॉब्लम है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में मेंशन कर सकते हैं। साथ ही साथ मैं अपना फेसबुक पेज का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूंगा, वहां पे आप मुझे डायरेक्टली अपने क्वेश्चन मैसेज कर सकते हैं। तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।